दोस्तों, मैं मोहम्मद अकरम एडवोकेट, मेरे लीगल अवेयरनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने साथियों आपको बताया था कि प्रॉपर्टी किन किन अधिकारों से ट्रांसफ़र होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वसीयत द्वारा प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, वसीयत, विल या इच्छा पत्र क्या होता है और उसके द्वारा किस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये कब वसीयत क्या होती है, हम बताएंगे आपको वसीयत कब लागू होती है और वसीयत द्वारा किस प्रकार बैनामा किया जा सकता है। साथियों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संपत्तिवान है, अगर उसको ये लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके लीगल एयर्स में, कानूनी उत्तराधिकारियों में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो वो अपने जीवन काल में ही एक ऐसे इच्छा पत्र को, जिसको वसीयत भी कहते हैं, अपनी उस संपत्ति का बंटवारा या अपनी इच्छा की पूर्ति अपने जीवन काल में ही कर दे और उसको डिवाइड कर दे कि मेरी मृत्यु के उपरांत इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, अपने वारिसों के बीच या कोई बाहर के व्यक्ति को भी वसीयत की जा सकती है। तो ऐसा दस्तावेज जो उस व्यक्ति की इच्छा को, उसकी संपत्ति को डिवाइडेशन के लिए उसके जीवन काल में ही लिखा जाता है, उसको इच्छा पत्र, विल या वसीयतनामा कहते हैं। जब वो वसीयतनामा रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको वसीयत कहते हैं। अब ये सवाल आता है कि वसीयत प्रभावी कब होती है। साथियों, वसीयत प्रभावी तब होती है जब वसीयतकर्ता, जिस व्यक्ति ने वो वसीयत लिखी है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसी दिन से वो वसीयत प्रभावी हो जाती है। अब सवाल आता है कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसका वह व्यक्ति वसीयत के द्वारा मालिक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक बात उसमें यह है कि जिस व्यक्ति से ने वो वसीयत की है, आप ये देख लें कि क्या वो एक्सपायर हो चुका है। इसके लिए आप अपना स्पष्टीकरण या अपना संतुष्टि के लिए उस व्यक्ति से उस वसीयत करने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र ले लें, जिससे कि आपको ये समाधान हो जाए कि वाकई उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि वसीयत के द्वारा कोई भी व्यक्ति तभी मालिक बनता है जब उस वसीयत की कर्ता की मृत्यु हो जाती है। अब इस बात की जांच पड़ताल जरूर कर लें कि जिस व्यक्ति ने जो वसीयत की है, उस वसीयत को लेकर उसके वारिसों में कोई वाद विवाद तो नहीं है, न्यायालय में कोई ऐसा मामला उस वसीयत को लेकर तो नहीं प्रचलित है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कभी भी ना लें। अब नंबर 3, इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आप रजिस्ट्री ऑफिस में इस बात की भी जांच पड़ताल जरूर कर लें कि कहीं जिस व्यक्ति ने आपको वो वसीयत की है, वही वसीयत उसकी अंतिम वसीयत है। कहीं ऐसा तो नहीं वो व्यक्ति जो आपको वसीयत दिखा रहा है, जो आपसे कह रहा है कि मैं इस वसीयत के द्वारा इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, और आप उसकी उस प्रॉपर्टी को मान लें कि हाँ जी, इस पर वसीयत है और यही मालिक है, और हो सके और बाद में देखने में आता है कि कहीं उस व्यक्ति ने उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को तो कोई वसीयत नहीं कर दी। तो इसलिए आप देख लें कि कहीं ये वसीयत खंडित तो नहीं हुई है, ये वसीयत उसके द्वारा, वसीयतकर्ता के द्वारा ख़त्म तो नहीं कर दी गई है, कोई और वसीयत तो नहीं उसने लिख दी है। तो आप जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें जो वसीयत के द्वारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यायालयों में जो संपत्ति को लेकर मुकदमे पेंडिंग है, वसीयत को लेकर भी काफ़ी है, क्योंकि वसीयत गुमराह करके भी करा ली जाती है और बाद में उस व्यक्ति को पता लगता है कि तुझसे तो वसीयत करा ली गई, तो वो उस वसीयत को कैंसिल करा देता है और बाद में कोई दूसरी वसीयत कर लेता है। इसलिए आप उस वसीयत को रजिस्ट्री ऑफिस में ये ज़रूर करा लें, ये समाधान करा लें कहीं ये वसीयत खंडित तो नहीं कर दी गई है, इसके बाद कोई नई वसीयत तो नहीं आ गई है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आप वसीयती प्रॉपर्टी खरीदें और उसके बाद ही आप बैनामा कराएं।
मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।